नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग की अपील की। नौवहन की आजादी और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान। आतंकवाद के खिलाफ सदस्य देशों से मिलकर काम करने की अपील। समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध भारत। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का शुभारंभ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों से निपटने की सभी देशों की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री ने की सर्व समावेशी विकास की शुरुआत। सरकार के प्रमुख के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी के 2 दशक विषय पर सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन। नरेंद्र मोदी को बताया आजादी के बाद देश के सफल प्रधानमंत्री। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। कोविड टीकाकरण अभियान का दायरा और बढ़ाने पर चर्चा। टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 4 करोड़ के पार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का ऐलान। नीरज चोपड़ा, रवि दहिया समेत 11 खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान। खेल रत्न हासिल करने वाले 5 पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी शामिल। क्रिकेटर शिखर धवन समेत 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वी एशिया सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग की अपील की। साथ ही उन्होंने नौवहन की आजादी और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ सदस्य देशों से मिलकर काम करने की बात कही। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत प्रशांत देशों का एक मंच है। 2005 में अपने स्थापना के बाद से इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भू राजनीतिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अलावा आसियान के देश भी शामिल हैं। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है। साथ ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को मजबूत करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18वें आसियान भारत सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शिरकत करेंगे और वो इस सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत भी करेंगे। 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कोरोना महामारी, अंतर्राष्ट्रीय विकास, व्यवसायों समेत दूसरे अहम मुद्दों पर केंद्रित होगा। महामारी के बाद आर्थिक सुधारों समेत अहम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसके साथ ही सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, कनेक्टिविटी, शिक्षा और संस्कृति समेत प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया जाएगा। आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी संयुक्त रूप से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों की मजबूत नींव है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत क्षेत्र की व्यापक दृष्टि का केंद्र बिंदु है। 2022 में आसियान भारत संबंधों के 30 साल पूरे होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अगस्त में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पिछले महीने आसियान देशों के वित्त मंत्रियों के साथ परामर्श में भाग लिया था। आसियान भारत शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें भारत को आसियान देशों से जुड़ने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल नवंबर में वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत समुद्र से संबंधित कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अनुसार सभी राष्ट्रों के अधिकारों का सम्मान करने को पूरी तरह कटिबद्ध है। वर्चुअल माध्यम से
हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र से जुड़े मामलों में सभी के हित में समाधान ढूंढा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, समुद्री डकैती, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर खतरों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इससे निपटने की जिम्मेदारी सभी की है। Fully determined to protect the legitimate rights and interests of our country in relation to our territorial waters and exclusive economic zone while supporting the maintenance of rule-based maritime system as mandated under UN Clause 1982. I am glad that this year's Indo-Pacific Regional Dialogue takes into account these challenges and convergences to build greater consensus. और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में आर्मी कमांडर्स की बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश सुरक्षा, HADR, चिकित्सा सहायता से लेकर सभी क्षेत्रों में सेना शानदार काम कर रही है। राष्ट्र निर्माण के साथ साथ समग्र राष्ट्रीय विकास में भी सेना की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आर्मी कमांडर्स की बैठक साउथ ब्लॉक में हो रही है। भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों की ये 4 दिन तक चलने वाली बैठक में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के सभी पहलुओं, सीमा के साथ साथ भीतरी इलाकों में स्थिति और वर्तमान सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श किया जा रहा है। चीन के भूमि सीमा कानून पर भारत ने चिंता जताई है। चीन ने सीमावर्ती इलाकों के संरक्षण और उपयोग संबंधी एक नया कानून पारित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चीन की ओर से कानून लाने का एक तरफा निर्णय बॉर्डर मैनेजमेंट के साथ साथ सीमा के सवाल पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है और यह हमारे लिए चिंता का विषय है। चीन ने 23 अक्टूबर को एक नया भूमि सीमा कानून पारित किया है। और बात गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए सुधार हमेशा गरीबों को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। लोकतंत्र में शासनाध्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दशक विषय पर दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत की है और उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार लगातार किया जाना चाहिए। मगर रिफॉर्म परिस्थिति को बदलने के लिए है, पद्धति को बदलने के लिए नहीं होते हैं। और वो नरेंद्र मोदी जी बहुत भली भांति जानते थे और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म भी किए और उन्होंने वहां पर सबसे बड़ी बात थी सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत की। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वैश्विक महामारी के बाद भारत ने दवा क्षेत्र में निवेश बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों के हित में काम करती रही है। इन्वेस्ट इंडियाज इन्वेस्टर्स समिट को वर्चुअली संबोधित करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि विश्व की प्रमुख कंपनियों को भारत को निवेश का उत्तम स्थल बनाने के लिए सरकार के प्रयास का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। भारत दुनिया को किफायती दवाएं उपलब्ध करा रहा है। मनसुख मांडविया ने कहा कि जब कोविड की पहली लहर आई थी तब कोरोना के इलाज के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि दवा संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के अलावा भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाओं की आपूर्ति की है। हमारी सरकार प्रो फार्मर्स है, लेकिन इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट है। हम इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़े, इंडस्ट्रीज कैसे सस्टेन हो और इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करके दुनिया की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करे, इंडिया की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं करे। और कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज बैठक की। इस बैठक में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दायरे की ओर और बढ़ाने की योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में आपातकाल कोविड पैकेज और अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना पर भी बातचीत की गई।
और राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान अब 104 करोड़ से ज्यादा के आंकड़े पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 55 लाख से अधिक खुराकें दी गईं और पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 14,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हुए। स्वस्थ होने की अब वर्तमान दर बढ़कर 98.19% हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13,451 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी के निर्धारित स्थानों पर सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ छठ पूजा करने की अनुमति दे दी है। डीडीएमए राष्ट्रीय राजधानी में कोविड प्रबंधन के लिए नीतियों का निर्धारण करता है और सभी से अपील की गई है कि कोविड-19 नियमों का अनुपालन किया जाए और मास्क पहना जाए। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूल 1 नवंबर से खोले जा सकेंगे। इससे पहले आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुराड़ी के इब्राहिमपुर गांव में उन लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान को शुरू किया जो कि छठ का व्रत रखने वाले हैं। इस मौके पर उनके दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं कौन हूं? मैं किन्नर हूं। One of the most heart-touching and path-breaking laws of the country for the transgender community. Transgender community, being one of the most marginalized communities in the country, faced an immense challenge. They are for the first time being treated as person. Transgender persons were included in this other category. A progressive legislation for the protection of deep-rooted transgender rights and their welfare. Watch with us 75 years laws that shaped India, only on Sansad TV. सटीक लक्ष्य, अटूट हौसले, निस्वार्थ कर्म, जनहित सर्वोपरि, नायक नए भारत के, कहानियां बदलाव की। ये भी नायक सिर्फ संसद टीवी पर। How will Gati Shakti transform our nation? It will ensure not only a coordinated, integrated, holistic approach on major infrastructure projects, it will bring down the logistics and other costs. 2022 is the deadline for the new parliament building. How are you monitoring the progress constantly? If anything, this project will not suffer from under-monitoring. We are not only reasonably confident about getting it done by the time the winter session of Parliament is to be convened, but I think we will get it done. What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swaroop, only on Sansad TV. We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it. There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का एक बार फिर से और वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की और उनसे हालचाल पूछा। तबियत खराब होने के बाद उनको सोमवार को एम्स में भर्ती कराया गया था।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अमृत महोत्सव पॉडकास्ट का शुभारंभ किया है। पॉडकास्ट की यह श्रृंखला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों और आंदोलन के प्रति श्रद्धांजलि है। यह पॉडकास्ट स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए शुरू किया गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई राजनीतिक पार्टी गठन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मंजूरी के बाद नई पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह साझा किया जाएगा। पंजाब में 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसका फैसला लिया गया। यह फैसला 2 दिन पहले सर्वदलीय बैठक में बनी आम सहमति के बाद लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को त्योहारों पर कोरोना को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 39 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं है, उसके बावजूद इस मामले में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद समेत उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 4 नए सदस्यों को बुधवार को शपथ दिलाई गई। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर और गोपाल भुर्जी को सदन की शपथ दिलवाई गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज एमओ कॉलेज अभियान के तहत प्रदेश के 12 कॉलेज और 2 यूनिवर्सिटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए अनुदान की पहली किश्त को जारी किया। यह इन संस्थानों में विभिन्न योगदानकर्ताओं द्वारा की गई राशि का 2 गुना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा में बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने यहां अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्य तेज करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के रायगंज के बीजेपी के विधायक कृष्णा कल्याणी को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले वो 5वें बीजेपी विधायक हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से 3 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। वो भावनगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा भावनगर जिले के तल गरजदा में वो श्री चित्रकूट धाम भी जाएंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित एक्टर रजनीकांत ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्हें 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मान समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्फेंट्री दिवस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज उन सभी बहादुर सैनिकों और नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना के आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाका मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी ठहराया है, जबकि 1 आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट 1 नवंबर को दोषियों को सजा सुनाएगी। कानपुर में जीका वायरस का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्शन में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 55,000 घरों का सर्वे करने के लिए 70 टीमें बनाई हैं। टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। गुजरात के सूरत में दीपावली की छुट्टी के बाद लौटने वालों को आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट लाना होगा। नगर निगम ने कोविड-19 के मामले में वृद्धि को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। राज्यसभा के सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू ने देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत करने की बात कही है। उन्होंने 11 अगस्त 2017 को पदभार संभाला था। तब से पिछले 4 साल में राज्यसभा ने लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाई है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने न सिर्फ सदन में बल्कि राज्यसभा सचिवालय में हिंदी के उपयोग पर बल दिया
और अब तक 491 प्रेस विज्ञप्तियां सदन और सचिवालय से जुड़े कामकाज को लेकर जारी किए गए हैं, जिसमें से राज्यसभा सचिवालय की तरफ से 263 और सभापति के ऑफिस की तरफ से 268 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई। यानी कि संचार उत्पादकता की प्रतिशत 4.50 रहे, जबकि 2012 से लेकर 2017 के बीच में 135 प्रेस विज्ञप्तियां सदन और सचिवालय से जुड़े कामकाज को लेकर जारी की गई थे। राज्यसभा के महासचिव डॉक्टर PPK रामचार्यालू ने इसके मद्देनजर एक रिपोर्ट जारी करते हुए सदन और राज्यसभा सचिवालय के कार्यों को आमजन तक पहुंचाने के लिए मीडिया का धन्यवाद भी दिया और कहा कि मीडिया की वजह से राज्यसभा ने पिछले 4 साल में लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाई है। लोकसभा की 3 सीटें और 14 राज्यों की विधानसभा की 30 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया। इन सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे और परिणाम 9 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें दादर नगर हवेली, मध्य प्रदेश की खंडवा और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट शामिल है। इसके अलावा विधानसभाओं की जिन 30 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक की 2-2, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और मिजोरम की 1-1 सीटें शामिल हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से जांच कराने का आदेश दिया है। समिति की अगुवाई शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश RV रविंद्रन करेंगे। समिति से जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा कि दैनिक जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी अहम है, लेकिन साथ ही नागरिकों की निजता की रक्षा किया जाना भी जरूरी है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को इस साल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये पहली बार है कि जब एक साथ 11 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा। नीरज चोपड़ा, मिताली राज, सुनील छेत्री के अलावा पहलवान रवि दहिया, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, हॉकी टीम के गोलकीपर PR शिजेश, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत, भाला फेंक एथलीट सुमित अंतिल, निशानेबाज अफनी लेखरा और बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर के अलावा निशानेबाज M नारवाल भी शामिल हैं। निशानेबाज अवनी लेखरा खेल रत्न हासिल करने वाले 5 पैरा खिलाड़ियों में भी शामिल हैं। वहीं क्रिकेटर शिखर धवन समेत 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रख्यात गांधीवादी विचारक डॉक्टर SN सुब्बाराव का आज निधन हो गया। डॉक्टर सुब्बाराव ने चंबल की धरती को डकैतों से मुक्त कराने में काम किया था और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में गुजारा है। उनके निधन पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताते हुए कहा कि समाज में शांति, अहिंसा और सद्भावना को प्रोत्साहित करने की और युवाओं में नव चेतना जागृत करने के लिए उनको सदैव याद किया जाएगा। खबरों में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन में आयोजित लद्दाख की कला संस्कृति की झलकियों के साथ। मुझको दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.